हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और कल के जो हमने 5 क्वेश्चंस किए थे वेरी शॉर्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर, उसको हम डिटेल से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वेलकम है एक बार सभी का। और आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया डिजीज का नाम आपने सुना होगा। मलेरिया जिसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है ना, उस व्यक्ति को एक तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको ठंड लगती है और थोड़ी थोड़ी देर में उसको गर्मी लगती है, उसका शरीर जो है वो कंपन करता है। तो ये सारे क्या है, मलेरिया रोग के क्या है, लक्षण है। ठीक है, अब ये मलेरिया होता किसके कारण है, यानी कि इसका रोगजनक कौन सा है, पैथोजन कौन सा है। तो इसका रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया रोग जो है डियर फ्रेंड्स, इस मलेरिया का जो रोगजनक है, रोगजनक का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपना जीवन यापन 2 अलग अलग जीव में करते हैं, जिसमें एक ये करता है मच्छर में और एक ये अपना जीवन यापन करता है मनुष्य में। 2 जीवों के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और ये मच्छर जो है ये इस प्लाज्मोडियम का वाहक भी होता है और इस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अब देखो, हमने देखा था कि मलेरिया का रोगजनक क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है ना, जैसे हम बोलते हैं कि किस प्रकार की डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है या फिर वायरस से होने वाली डिजीज है या फिर कवक से होने वाली डिजीज है, अमीबा से होने वाली डिजीज है, ठीक है, या फिर कृमि से होने वाली डिजीज है। और इस तरीके से एक प्रोटोजोवन नामक वर्ग भी होता है, उसकी वजह से हमारा कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया डिजीज होता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये मच्छर और मनुष्य 2 में अपना जीवन यापन पूरा करता है। अब मच्छर में ये लैंगिक जनन करता है, इसके लैंगिक जनन की सारी व्यवस्थाएं क्या होती है, मच्छर में होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसमें करता है, ये मच्छर में करता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कहाँ करता है, ये करता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को बार बार क्या आती है, कप कपी आती है। ठीक है, शरीर ठिठुरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी आरबीसी पर अटैक करता है और आरबीसी इस वजह से क्या हो जाती है, फट जाती है। और फटने से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन, और इस हीमोजोइन के कारण ही व्यक्ति को बार बार क्या आता है, ज्वर आता है, कप कपी आती है। क्लियर स्टूडेंट्स, कप कपी आती है, समझ में आ गया होगा। तो इसका वाहक ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो डियर फ्रेंड्स ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्लियर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनस रोग किसके कारण होता है। अब यहाँ पर ये एक रोग मात्र है, आपको किसी भी रोग का नाम दिया हुआ हो सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बैक्टीरिया से होता है, कवक से होता है या फिर वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कृमि से होता है। ठीक है, आपको जो है दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसका जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है। क्लियर। तो ये पूरा हमारा मानव रोग और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो टिटेनस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो टिटेनस रोग जो है ये बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में ये बताऊंगी कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं और उस बैक्टीरिया के नाम क्या है। जैसे मैं थोड़े बहुत आपको यदि बताऊं तो हमारा प्लेग है, डिफ्थीरिया है, तपेदिक है, हेजा है, न्यूमोनिया है, इसके अलावा काली खांसी है। ठीक है, ये सारे के सारे डिजीज हमारे किससे होने वाले हैं, बैक्टीरिया से होने वाले हैं। क्लियर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल। आई होप आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था मेंटल से। ठीक है, तो देखो मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे। मेंडल, यदि हमारी साइंस में आपको जो है वो आनुवंशिकी टॉपिक यदि आता है तो उसमें मेंडल का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये मेंडल जो है इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और वो किए थे मटर के पौधे पर, गार्डन पी। ठीक है, तो इसने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पर। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। अब इस मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि मेंडल ने जिस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे या फिर जिस मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। ठीक है, पिछला जब मैंने आपको सवाल करवाया था डियर फ्रेंड्स, तब मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने
7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, जहां पर ये पूछा था कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग है वो कितने जोड़ी विषम लक्षणों पर किए थे, तो हमारा आंसर था 7। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल को हम आनुवांशिकी के जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, जिस पर मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसका फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ये प्रोटीन हेल्प करता है, जिसको हम विभिन्न तरह के फूड जैसे दाल मेनली इसका सोर्स होता है, जिसमें भी हम बात करें तो सोयाबीन, है ना, तो इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अब हमारी बॉडी जो है ये सेल से बनी हुई होती है, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो सेल में प्रोटीन संश्लेषण कौन कौन करता है, तो वैसे मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो है ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं यदि आपसे बात करूं तो देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक किस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण में अपना योगदान करता है, तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस या केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र, और गुणसूत्र में होता है डीएनए, और डीएनए में अलग अलग प्रोसेस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो जिसको हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं, जिसको फ्रांसिस वॉटसन और जिसको दो साइंटिस्ट वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, है ना। अब दूसरा आता है हमारा राइबोसोम, मेनली जो है उसको हम प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम तो इसका मेनली जो हमारा अंगक है वो है ही, तो राइबोसोम भी करता है, न्यूक्लियस भी अपना योगदान देता है, क्योंकि यहाँ पर हमें योगदान पूछा है। फिर यदि मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, इसमें दो टाइप होते हैं, आपको पता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब ये होता है कि जिस रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है उसको हम स्मूथ बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम है उसको हम रफ बोलते हैं। तो क्योंकि ये राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, चौथा में यदि बात करूं तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में सूत्रकणिका भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें अपना एक राइबोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं 70S। राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का जो है वो राइबोसोम प्रोटीन बनाने के जो है के लिए क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त ऑर्गन, यानी कि हम इसकी खुद की आवश्यकता की आधी पूर्ति खुद कर लेता है, कुछ चीजों के लिए केंद्रक पर न्यूक्लियस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यानी हम देखें तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि हम इन सब में से सटीक ऑप्शन देखो, पहला न्यूक्लियस और राइबोसोम, सेकंड आपको दिया हुआ है न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा दिया हुआ है राइबोसोम, और चौथा आपको दिया हुआ है राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि कभी कभार क्वेश्चन गलत भी होता है ना एग्जाम के अंदर, तो वहां पर एक सिस्टम होता है कि वो बोनस कर दिया जाता है, यानी कि जिसने किया हुआ होता है चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो नंबर सबको मिलते हैं, नहीं करने पर नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं आंसर को टिक कर रही हूँ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। जनरली यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछते हैं कि सर्वग्राही यानी कि जो सभी से अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है, वो ब्लड ग्रुप है हमारा AB ब्लड ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने, किसने की थी, लैंडस्टीनर ने, और RH कारक की खोज जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था उसकी खोज की थी लैंडस्टीनर एंड विनर। क्लियर। यहाँ पर हमसे पूछा है कि सर्वग्राही, तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो हमारा रक्त समूह होता है AB, और AB में भी यदि बात करें तो AB पॉजिटिव। क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था सर्वदाता रक्त समूह, तो O नेगेटिव, O नेगेटिव जो है ये क्या है, सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह। क्योंकि पहले सिर्फ ये पूछते थे कि AB या फिर O, वर्तमान समय में क्योंकि समय के साथ क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, यदि आपसे सर्वग्राही पूछा है तो AB पॉजिटिव एंड सर्वदाता पूछा है तो क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।